चित न हो, इस बात का जीवन में हमेशा ख्याल रखना, एक न एक दिन शिखर पे जाओगे। तो पिताजी के उन ज्ञान को हम लोगों ने बहुत इम्प्लीमेंट किया। आज हमारे एक भाई हैं, रेलवे में अभी आईआरसीटीसी में जॉइंट जनरल मैनेजर हैं। दोस्तों, उनको इतना पैसा ऑफर होता है, बड़े बड़े रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर उनके कलम से, उनके टेबल के नीचे से पास होता है, उन्हीं के सिग्नेचर से पास होता है। आप जितना भी देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे आईआरसीटीसी के बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारे रेलवे के अंदर जो रेस्टोरेंट उसमें इंजन जो साथ में होता है ना, ट्रेन में वो लगा रहता है ना आईआरसीटीसी का, वो कैंटीन, पेंट्री कार, वो पेंट्री कार हमारे बड़े भाई साहब के सिग्नेचर से पास होता है। और कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 25 करोड़ 30 करोड़ का चेक इशू ना होता हो। तो वो चाहे, उनके पास इतने पैसे आते हैं, इतने अवसर आते हैं, इतने मौके आते हैं, मैं तो उनके साथ रहा हूँ, एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। वो इतना पैसा बना, उनके पास ऑफर आता है, लेकिन हमारे बड़े भाई भगा देते हैं लोग। आज तक उन्होंने कभी 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया। आज भी वो अल्टो कार से चलते हैं, आज भी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं। हमारा एक भाई रिलायंस में है, बहुत बड़े पद पे है, पूरा फैक्ट्री उसके अंडर में है। वो भी बहुत ईमानदार है, ईमानदारी से काम करता है। और आपके सामने जो बंदा है, 12 साल मैंने यूनियन बैंक में नौकरी की, बहुत पैसा कमाने का मौका मिला। एक एक दिन में 2-2 लाख 2.5 लाख का ऑफर आया। ऐसी अपॉर्चुनिटी सिचुएशन क्रिएट हुआ कि मैं थोड़ा सा अगर दाहिने बाएं करता तो 2-2.5 लाख रुपए मिल जाते। एक एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मौके आए, लेकिन मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, कभी गलत पैसे का हाथ नहीं लगाया। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण था मेरे बाबूजी का ज्ञान। उन्होंने रुपया पैसा तो हम लोग को नहीं दिया, अच्छी जिंदगी तो नहीं दी, लेकिन अच्छा ज्ञान दिया। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मात्र 8 पास थे वो, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनके जो भाव थे लोगों के प्रति, जो उनकी मदद करने की जो उनके अंदर जो इच्छा शक्ति थी, वो बहुत ही यूनिक थी। मेरे घर पे कोई भी व्यक्ति, अगर रिक्शा वाला, कोई भिखारी, कोई भूखा हुआ इंसान, पूरे इस क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर के सर्किल में सबको पता था कि अगर आप भूखे हो तो चले जाओ उनके घर पे, वहां पे खाना तुमको जरूर मिलेगा। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन 10, 12, 15 हमारे यहाँ अपरिचित लोग आके हमारे घर पे दरवाजे पे खाना ना खाते हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। ऑटो वाला, रिक्शा वाला भी चला आता था, बाबूजी कहते थे खाना खिलाओ। हमारे बनता था खाना, 40 आदमी का खाना रोज बनता था मेरे घर पे। 10, 12, 15 तो हम लोग फैमिली मेंबर थे, और 10, 12, 15, 20 नए लोग, अपरिचित लोगों के लिए एडवांस प्लानिंग होती थी। दुनिया मेरे बाबूजी को बेवकूफ समझती थी। दुनिया को लगता था कि यार ये आदमी भोला भाला है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन कहते ना दोस्तों, अगर आप दिल से, सच्चे मन से अगर लोगों की सेवा करते हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं रिटर्न मिलता है। अच्छे माता पिता के अच्छे कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है, मिलता है, प्राप्ति होती है। और बुरे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है संतान को। ये हमारे लिखा है। संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चों के भी संस्कार अच्छे होंगे, और बुरे संस्कार होंगे, बुरे कर्म होंगे तो बच्चों के भी भुगतना पड़ता है। जैसे बैंक में अगर माता पिता ने कर्ज लेकर के बैंक से और दुनिया से चला गया, कर्ज भुगतना किसको पड़ेगा? वो कर्ज भुगतना पड़ेगा बच्चों को, संतान को। आप बैंक से अगर लोन लेकर के अगर उसकी पूर्ति आपने नहीं किया, उसकी ऋण नहीं चुकाया, तो वो ऋण ट्रांसफर हो जाता है बच्चों के नाम। इशू, वारंट इशू होंगे, आपके भुगतान करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमने तो लिया ही नहीं पैसा, हमारे बाबूजी पता नहीं क्या कर गए, कब लिए ऋण हमें नहीं पता। आप नहीं कर सकते। यू विल हैव टू पे, लीगली आपको पे करना पड़ेगा। आपकी सारी संपत्ति बैंक कुर्क कर लेगी। तो ठीक वैसे ही अगर आपके पिताजी फिक्स डिपॉजिट करके गए हैं, अगर आपके पिताजी लाखों करोड़ों रुपया बैंक में बैलेंस करके गए हैं, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं, तो वो उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? आप होते हैं, उनका संतान होता है।
तो उसी तरीके से बुरे कर्मों का फल भी भुगतता है संतान, अच्छे कर्मों का फल भी भुगतता है संतान। तो मैं तो महसूस करता हूँ कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे बाबूजी का दिया हुआ, मेरे बाबूजी के अच्छे कर्मों का फल है, उनके अच्छे संस्कारों का ये फल है कि आज मैं स्टार रूबी हूँ, को लीडर हूँ। साथियों, ये ज्ञान की बात हो गई, सब ज्ञान सबको पता है, ज्ञानी लोग बहुत हैं हमारे समाज में, बट प्रैक्टिकल बात करना बहुत जरूरी है। मैं आज आपके बीच में भाषण देने नहीं आया हूँ, प्रवचन देने नहीं आया हूँ। मैं आज आपको कुछ टिप्स देने आया हूँ। मैं आज आपको कुछ ऐसा मंत्र देने आया हूँ कि अगर आपने उस मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, उन ज्ञान को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो फिर इस धरती पे आपको कोई हरा नहीं सकता। Nobody can defeat you। क्या है वो मंत्र, क्या है वो टिप्स, थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखिए, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था, 12 साल मैंने जॉब किया। मेरे बैच के लड़के आज सीनियर मैनेजर हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। आज ऑलरेडी 2 लाख रुपए महीने का मैं आदमी था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उस यूनियन बैंक को क्विट कर दिया, और भी आज क्विट नहीं किया। जुलाई 2005 में मैंने यूनियन बैंक को छोड़ा। 2 साल मैंने पार्ट टाइम किया, 2 साल छुट्टी लेके किया, और 4 साल के बाद मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया। दुनिया ने मुझे पागल कहा, दुनिया ने बेवकूफ कहा, लोगों ने कहा अरे यार इतनी अच्छी नौकरी इस बंदे ने रिजाइन कर दी, क्या इस आदमी की भगवान ने बुद्धि नहीं दिया है, ज्ञान नहीं दिया है। मेरे माता पिता ने भी बहुत गुस्सा हुए, बाबूजी भी बहुत गुस्सा हुए, रिश्तेदार भी बहुत गुस्सा हुए, दोस्त भी बहुत मेरे को भला बुरा कहा, सभी लोग मेरे खिलाफ थे। कहते ना कि आप गलत फैसला लेके उसको सही साबित करिए, रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट है। तो मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया था 2005 में। मात्र मेरी लेवल थी उस समय स्टार पल के लेवल पे मैं आने के बाद मैंने अपने यूनियन बैंक की नौकरी को क्विट किया, छोड़ दिया, त्याग दिया, रिजाइन किया। देखिए, आरसी में बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ी है, मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूं, बट सभी के सभी बीआरएस लिया है, और बैंक ने मुझे भी बीआरएस का ऑफर दिया था। मेरे टोटल 12 साल 12.5 साल नौकरी का हो गया था, और 2.25 साल 2.5 साल मेरी लगभग सब मिला के 14.5 साल मेरा कैरियर हो गया था, बैंकिंग कैरियर। मैं लीव विदाउट पे था, उसको भी आपके टोटल कैरियर में माना जाता है। बैंक ने मेरे पास प्रपोजल रखा कि आप 15 साल कंप्लीट कर लो, मात्र 6 महीने और ज्वाइन कर लो बैंक, 6 महीने कंटिन्यू कर लो, और फिर वीआरएस अप्लाई कर देना। बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारे बैंक के डीजीएम ने समझाया। क्यों ऐसा ऑफर आया था? क्योंकि वीआरएस लेने से क्या होता, उस समय मेरे को 32 लाख रुपया बैंक ऑफर किया था। जितने साल नौकरी बची रहती है, सर्विस आपकी बची रहती है, उतने साल लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के हिसाब से रेट से पूरे बचे हुए आपकी सैलरी का उसमें कुछ परसेंटेज जोड़ के दिया जाता है। मतलब 30 से 32 लाख रुपया उन्होंने बैंक में मेरे को ऑफर किया कि आप अभी ज्वाइन कर लो और 6 महीने बाद वीआरएस लेना, 32 लाख रुपए मिल जाएंगे, पूरी लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, 25 से 30 हजार रुपया पूरी जिंदगी मिलेगी, तुम चले जाओगे तुम्हारी पत्नी को मिलेगी, मात्र 6 महीना तुमको ज्वाइन करना। मैंने कहा कि सर 6 महीना तो बहुत दूर की चीज है, मैं 6 दिन भी नहीं जा सकता वापस, क्योंकि हमारे लड़के लोगों ने प्रचार कर दिया कि हमारे सर ने यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ दी। अब मैं अगर ज्वाइन कर लेता जाके, तो हमारे जितने भी लड़के ग्राउंड वर्किंग कर रहे थे, फील्ड वर्किंग कर रहे थे हमारे साथ, उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता, यार टी कुमार ने हमारे साथ धोखा किया है, चीट किया है। क्योंकि बहुत सारे लड़के हमारी नौकरी छोड़ चुके थे, कोई जेट एयरवेज की नौकरी छोड़ दिया, कोई अपना बिजनेस छोड़ दिया, कोई पढ़ाई छोड़ दिया। आनंद कश्यप जी ने आईएएस की तैयारी करते थे, उन्होंने रिजाइन पढ़ाई छोड़ दी। अरविंद गुप्ता जी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बहुत सारे लड़के हैं ऐसे, मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो समय ज्यादा चला जाएगा। और दोस्तों, मेरे लिए वो 30 लाख रुपया, 32 लाख रुपया, मेरे लिए वो पेंशन मायने नहीं रखता था, मेरे लिए वो एक एक लड़के मायने रखता, उनका कैरियर मायने रखता था। और इसीलिए आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। मैंने कहा नहीं, ये 32 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आने वाले समय में एक एक महीने की इनकम होगी। ये घटना जुलाई 2005 की है। मैं ये बातें आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि आरसीएम करने के लिए लोग 100, 200, 500 रुपया ना
जब टिकट लेते हैं ना मीटिंग सेमिनार के, उनको बड़ा दर्द होता है बहुत पेन होता है। मेरे पास कई बार मीटिंग में कॉल आते हैं, सर आपके यहाँ बनारस में ट्रेनिंग हो रही है, उसकी टिकट कितने की है? मुझे हंसी आती है कि यार आप चले करोड़पति बनने, दुनिया को आप लाखों करोड़ों की बातें करते हैं और आपका दिमाग टिकट पे। 150 रुपए की टिकट आपको लेने में दर्द हो रहा है, 500 रुपए की आप एंट्री फीस है तो आप विरोध करते हैं जी, अपलाइन के पास कॉल करते हैं, मीटिंगें होती है कि अपलाइन पर दबाव बनाओ, क्यों 500 रुपए की ट्रेनिंग की टिकट लग रही है, किस बात का ये 150 रुपया 250 रुपया लिया जाता है। देखिए आज वो टॉपिक नहीं है, मैं आप लोग को इसलिए ये टॉपिक पे लाना चाहता हूँ कि आपको आप बाकी में कर क्या रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप होश में हैं, उस हालात में हैं कि आप बेहोशी की हालत में। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बनने जा रहे हैं, 45% दुनिया को आप सिखाते हैं, समझाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, और जहां 500-1000 रुपए में आपका फ्यूज उड़ जा रहा है, आपका दिमाग डोल जा रहा है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, बगैर कीमत चुकाए आप कुछ हासिल करने वाले नहीं है। एक समोसा खरीदते हैं आप, उसकी भी कीमत चुकाते हैं। आप आ जाइए बनारस और एक समोसा बगैर पैसे का खरीद के आप मेरे को दिखा दीजिए, फोन करके बताइए कि सर मैंने ले लिया। नहीं ले सकते जी, नहीं ले सकते आप। एक समोसे की कीमत चुकानी पड़ती है और लाखों करोड़ों की बात करते हैं, दुनिया को भाषण देते चलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब कीमत चुकाने की बारी आती है तो आपके दम सर फूलने लगता है। तो भाई साहब आप नाटक करते हैं, आरसीएम में बहुत लोग नाटक करने वाले मिलेंगे आप। इतना ड्रामा है ना यहाँ पे कि मैं क्या बताऊं। और मैं हमेशा अपने लड़कों को एक ही चीज सिखाता हूँ कि देख बेटा, नौकरी करने के लिए नाटक करने की जरूरत नहीं है नौकरी में आदमी दाल रोटी कमाता है, वहां पे खूब मन से ड्यूटी करता है, वहां पे उसका दिमाग काम नहीं करता, दिमाग नहीं चलता कि यार यहाँ पे रोज आना पड़ता है, ड्यूटी जानी पड़ती है, इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा खर्च होता है, मकान लेके किराया रहना पड़ता है, कितने सारे पापड़ बेलते हैं लोग नौकरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम अपने सपनों को पूरा करने चले हैं और यहाँ हम नाटक करते हैं, दुनिया को भाषण देते चलते हैं, बताते चलते हैं कि यहाँ भैया हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और जब बात आती है सेक्रीफाइस करने की, छोटी छोटी कीमत चुकाने की, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई हम नाटक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप किसी लोहे के ऊपर सोने की पन्नी चढ़ा दीजिए, तो कब तक दुनिया को बेवकूफ बनाते रहेंगे, कब तक सोना बन के आप घूमते रहेंगे। एक ना एक दिन पन्नी तो निकलेगी, एक ना एक दिन दुनिया को तो पता चलेगा कि अरे यार, जिसको सोना मान रहे थे ये तो लोहा निकला। अभी बीके सर बता रहे थे कि बहुत सारे लोग इमराल्ड तो पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टार इमराल्ड नहीं बन पाते। स्टार इमराल्ड तो पहुंच जाते हैं, रूबी नहीं बन पाते। रूबी तो बन जाते हैं, लेकिन स्टार रूबी नहीं बन पाते। कारण क्या है? कारण है वो पानी जो है ना, सोने वाली पानी जो चढ़ती है ना, तो एक दिन बाहर आती है, क्लियर होता है, पिक्चर क्लियर हो जाता है, दुनिया को पता चल जाता है कि बस इनकी औकात इतनी थी। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है। गोल्ड जो होता है ना, 24 कैरेट का गोल्ड, आप उसको कीचड़ में डाल दीजिए और 5 साल बाद निकालिए। 5 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? वो 5 साल पहले वाली कीमत नहीं होगी, 5 साल बाद वाली कीमत। वो भले ही कीचड़ में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदगी में अपने आप को 24 कैरेट का गोल्ड बनाओ, देखो आपकी कीमत लगती है कि नहीं। देखो आप स्टार रूबी सफायर जाते हो कि नहीं। 24 कैरेट का गोल्ड बनाना है। आरसीएम में काम क्या है? काम यही है, लोगों को समझाना काम नहीं है, भाषण देना काम नहीं है। पंडित जी कहते हैं ना कि डाउनलाइन से बिजनेस 10% आता है और 90% बिजनेस सप्लाइन से आता है। क्यों बताते हैं वैसे? नया आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अरे क्या समझा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है कि आपको अपलाइन जैसा बनना है। आज राकेश शर्मा जी हमारे बीच में, एक बार तालियां बजा लीजिए सर के लिए। सर का प्रोग्राम 2005 में मैंने देखा था, मुझे डेट याद है, 18 नवंबर 2005, पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। उस समय मैं बैंक में नौकरी कर रहा था और मैं वहां गया था। कृष्ण मेमोरियल खचाखच भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं मिली थी, घुसने के लिए बड़ी मुश्किल से जगह मिली थी और मैं सबसे पीछे खड़ा था। हजारों लोगों के बीच में आदरणीय राकेश सर ने बताया था कि आने वाला भविष्य आरसीएम का क्या है। सर ने बताया था कि एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल ढूंढेगा, नौकरी वाला नहीं ढूंढेगा। बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि आज अगर इस हॉल में
निर्णय लेकर के यहाँ से निकलते हो तो एक दिन आपका होगा, स्टेज आपका होगा, मंच आपका होगा, आप बोलोगे और मैं नीचे बैठ के तालियां बजाऊंगा। और मैं यही सपना देख करके यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ के सारे लोग मेरी बात मान के स्टेज पे आ जाओ और मैं नीचे बैठ के तालियां बजाऊं। मेरा ये सपना है, मेरा ये ड्रीम है। दोस्तों, हजारों लोग उस मीटिंग में थे। मुझे जहां तक याद है कृष्ण मेमोरियल हॉल में उस मीटिंग में 3000 से भी ज्यादा लोग थे। 2005 की घटना बता रहा हूं। और उस हॉल में कितने लोग मंच पे आए, कितने लोग बड़े स्टेज पे आए, कितने लोग बड़े लेवल पे आए, मुझे नहीं पता। लेकिन आज डी कुमार बोल रहा है स्टार रूबी बन के, आज राकेश शर्मा जी तालियां बजा रहे हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? और ये पावर है, दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम, दिस इज द पावर ऑफ ट्रस्ट, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे जिंदगी एक बार मिला है मेरे दोस्त, आने वाले भविष्य को देखो। राकेश शर्मा जी भविष्य को दिखा रहे थे और बता रहे थे कि आज अगर मेरी बात मान लिए तो भविष्य तुम्हारा होगा, कल तुम्हारा होगा। 2005 की घटना है। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? अरे वो डी कुमार 2005 में जुड़ गए थे, इसलिए बन गए स्टार रूबी, सफायर बनने जा रहे हैं। वो 2005 में जुड़े थे। अरे पहले जुड़ जाओगे नेटवर्किंग में ना, माला माल हो जाओगे। अब आरसी में कुछ नहीं रखा है, बाद वाले को कुछ नहीं मिलता। पहले जो ऊपर जुड़ता है ना, नई नई कंपनी में पहले जुड़ जाओगे, पैसा कमा लो। कोठारी साहब इसलिए अमीर बन गए क्योंकि पहले जुड़ गए। राकेश शर्मा जी इसलिए अमीर बन गए क्योंकि पहले जुड़ गए। सुरेंद्र बस इसलिए अमीर बन गए क्योंकि पहले जुड़ गए। तमाम इस तरह की बातें करने वाले लोग गली मोहल्ले कुचे में आपको भरे पड़े हैं, बल्क में हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। जितने अज्ञानी लोग होते हैं ना, उतना ही अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो जितना मूर्ख है उतना बुद्धिमान मानता है अपने आप। और यही सबसे बड़ी कामयाबी नाकामयाबी का एक रीजन है। अरे जिंदगी में मैं भी अपने आप को ज्ञानी मानता था जी, बैंकर्स था, बैंकर किसी को समझता नहीं है। आप अपने आप को तोप समझते हो, टैंक समझते हो। घर में समझो, बैंक में कोई भी व्यक्ति मेरे पीछे से आता था ना, मैं बोलता था सर लाइन में लगो। पहले बैंक में लाइन बड़ी लंबी लंबी लगती थी, लाइन में खड़ा करवाते थे, नहीं सुनते थे। मैनेजर साहब कई बार बोलते थे, अरे धर्मेंद्र जी सुन लो यार, ये बड़े आदमी हैं, थोड़ा इनका कर दो पीछे से काम। मैं बोलता था सर मैं नहीं कर सकता। बहुत इगोइस्टिक था मैं, इतना अहंकार था ना कि आपको बता नहीं सकता हूँ। सुनता ही नहीं था किसी का, न बाबूजी का सुनते थे, न माताजी की सुनते थे, न मैनेजर की सुनते थे। अरे ब्रांच मैनेजर को तो मैं जेब में लेके घूमता था, क्योंकि बैंक का सबसे टिपिकल काम डी कुमार करता था। जो कोई नहीं कर सकता वो मैनेजर आता था मेरे पास कि सर आप ही कर सकते हो, और दूसरे किसी के बस का वो नहीं है। तो मैं अपने आप पर गर्व करता था। मुझे बहुत अहंकार थी, मुझे बहुत घमंड था यार। मास्टर डिग्री होल्डर, यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को क्वालिफाई किए थे, पहली बार में 17 लाख लड़के बैठे थे। लोग कहते थे कि अरे बेवकूफ है, पागल है, पहली बार लोग परीक्षा देने जाते हैं क्वेश्चन का पैटर्न देखने। मैं कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं नहीं आया। लाइफ में हमेशा याद रखिए, ये जीवन एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं मिला है। ये आयु इतनी लंबी नहीं है कि आप कभी आरसीएम करें, कभी आईएमसी करें, कभी फलाना ढिमकाना, ये वो 10-12 तरह की कंपनी लोग कर करके छोड़ दिए। मिलते मेरे को कहते हैं सर मैंने तो बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन की। अरे जिंदगी बदलने के लिए कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए एक कंपनी काफी है, जिसका नाम है आरसीएम। तालियां बजा दीजिए, ठीक है। जिंदगी बदलने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है दोस्त। कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन खुद को बदल दिए ना, पूरा जमाना आपको बदला हुआ नजर आएगा। जिस दिन खुद को बदल दिए ना, आपके सारे सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। तो सारा का सारा फोकस कहाँ करना है? खुद की तरफ। खुद को चेक करिए कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ, रॉयल्टी के लिए डिजर्व करता हूँ, क्या मैं टेक्निकल के लिए डिजर्व करता हूँ, क्या मैं एमराल्ड के लिए डिजर्व करता हूँ। आज बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है। क्यों बंद है भाई? हमारे सेशन में भी होता है, बहुत सारे लोगों का, आधे से ज्यादा लोगों का वीडियो बंद रहता है। क्यों बंद है? सर ने कल मेरे को बोला आज मैं स्नान ध्यान करके आया हूँ आपके बीच में। मैं किसी काम को करता नहीं हूँ, किसी काम में जान लगा देता हूँ। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है।
मैं करता नहीं हूं, मैं जान लगा देता हूं, पूरा का पूरा दिल लगा देता हूं, गुर्दा लगा देता हूं, फेफड़ा लगा देता हूं। अरे नहीं होगा यार, ये डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। नहीं कायरों की डिक्शनरी में होता है, बहादुरों की डिक्शनरी में नहीं होता है। बहादुरों की डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द होता है, और वो शब्द का नाम है विनर, विजेता, विजेता, विजेता। आई एम विनर, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो डी कुमार को हरा दे। इस धरती पे पैदा नहीं हुआ जो कोई आपको हरा दे। इंसान हारता किससे है? बाहर वालों से नहीं हारता, अपने आप से हारता है। लड़ाई बाहर वालों से नहीं है, खुद से लड़ाई चलती रहती है। चार आदमी से मिलते हैं, मना कर देता है, घर में आके सोचने लग जाते हैं आरसीएम करे कि ना करे, बड़ा मुश्किल है। अरे इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है यार। पीसी सर कहते हैं ना कि जब झाड़ी हिलता है तो लोग कहते हैं ना कि भूत है, प्रेत है झाड़ी में। झाड़ी में प्रेत नहीं है, प्रेत यहाँ है, वो भूत यहाँ है, नाकामयाबी यहाँ है, असफलता यहाँ है, मुश्किल यहाँ है। इसको अगर ठीक कर लिया ना, सब आसान दिखेगा। आज जितने भी बड़े बड़े अचीवर है ना, उनसे मिलिए। ये तब आरसीएम शुरू किए थे ना जब आरसीएम दिखता नहीं था, न प्रोडक्ट थे, न प्लान था ठीक से दिखाना आता था किसी को, न न्यूट्री चार्ज था, न हेल्थ गार्ड था, क्या था जी, न पीयूसी थी, न डिलीवरी सेंटर था, न इंटरनेट था। क्या था उस समय? उस दौर में क्या था? उस दौर में पागलपन था, उस दौर में जुनून था, उस दौर में नशा था, उस दौर में स्वाभिमान की लड़ाई थी। जब मैं आरसीएम किसी को बताता था और सामने वाला हंसी उड़ाता था तो मैं पागल हो जाता था। रात भर में सोता नहीं था, दिमाग में उस व्यक्ति की तस्वीर गूंजती रहती थी, यार इस आदमी को दिखाना है, इसको करके दिखाना है। तो जिंदगी में साथियों डिटर्मिनेशन में बड़ी ताकत होती है, निर्णय में बड़ी ताकत होती है। इस धरती पर 99% लोग निर्णय नहीं ले पाते, अपने आप को डिटरमाइन नहीं कर पाते कि नहीं यार हम जो निर्णय लिए हैं इसके ऊपर कायम रहना है। आपदा भी आएगा, विपदा भी आएगी, समस्याएं भी आएगी, चैलेंज भी आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे, रुकावटें आएगी, बहुत तरह की समस्याएं आएगी, लेकिन आपको रुकना नहीं, हर हाल में चलते जाना, हर काल में चलते जाना, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए। कौन हमारे साथ चलता है, कौन नहीं चलता है, कौन विरोध करता है, कौन हंसी उड़ाती है, दुनिया स्वतंत्र है भाई। आज इतने बड़े प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके पास इतनी बड़ी सेना है, आज उनको तो लोग गाली देता है, क्या क्या नहीं बोलता है, हाय हाय मोदी मर जा तू, नारा लग रहा है। लेकिन मोदी जी ने कभी जवाब दिया? वो जवाब देते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि विरोध तो होगा, लोकतंत्र है, हम डिक्टेटर थोड़ी है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बोलने की आजादी है। आरसी में भी आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बोलने की आजादी है। जब देश के प्रधानमंत्री को कोई नहीं छोड़ रहा है, लोग भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और उनको भी लोग अपशब्द बोलता है। अरे मैंने तो देखा है लोग आजकल माता पिता को भी गाली देने लग गए हैं, अपने फैमिली मेंबर को नहीं छोड़ते, माता पिता को नहीं छोड़ते, जो जननी है उसको नहीं छोड़ते, तो लोग हमें छोड़ देंगे, लोग आपको छोड़ देंगे। अरे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात है, प्लान दिखाते रहना। भाषण हम खूब देते हैं, लेकिन जब एक्शन करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे जो भी मेरे साथी हैं, आज आपसे आह्वान करने आया हूँ, जिगर लगा दो, गुर्दा लगा दो, फेफड़ा लगा दो। नहीं होगा, इस शब्द को डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दो। आपके लिए ये शब्द नहीं है, ये उन कायरों के लिए है जो लड़ना ही नहीं चाहते, लड़ने से डरते हैं। और बहादुर अगर जो लड़ने से डरने लग जाए तो फिर वो बहादुर गाएगा, फिर तो वो कायर है। तो जिंदगी में लड़िए, 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 लड़ना सीखिए। मैंने आरसीएम में आके लड़ना सीखा, और लड़ना किससे है? बाहर वालों से नहीं है, लड़ना अपने आप से। तो कामयाबी का एक ही मंत्र है, लड़ना। ध्यान से सुनिएगा, एक मंत्र मैंने आपको पहले बताया था कि आज आपको मैं मंत्र दूंगा, और वो मंत्र है लड़ना। फाइटर बनिए, फाइटर। लड़िए। किससे लड़िए? अपने आप से लड़िए। आपके अंदर ही एक हार है, आपके अंदर ही पराजय है, और आपके अंदर ही विजय है। बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे से डेविड जी स्वार्जी ने समझाया है कि हमारे मस्तिष्क में इसका 2 पार्ट है, इसमें 2 फोरमैन काम करते हैं, 2 फैक्ट्री है पूरा का पूरा। एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव। एक है राम, एक है रावण। रावण बार बार कहेगा तेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, वो सबको आदेशित
करता है कि बताओ कारण ढूंढो क्यों नहीं होगा। तो आपका जो रावण है ना, उसके अंडर में बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, वो कारण ढूंढ के लाएंगे, अरे तू तो नौकरी करता है, तेरे पास टाइम कहाँ है। दूसरा कारण ढूंढ के लाएगा, अरे हमको तो बोलना ही नहीं आता, ये सब जो आते हैं आरसीएम वाले सब बड़े धुरंधर हैं, हमको तो आता ही नहीं। तीसरा कारण, अरे भैया हम तो कमजोर हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। चौथा कारण, पांचवा कारण, छठवां कारण, सातवां कारण, आठवां कारण, इतने कारण ढूंढ के ले आएगा कि आपका रावण कहेगा हाँ इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे नहीं करना। संतुष्ट हो जाएगा, फिट नहीं करेंगे आप। लेकिन हमारे अंदर राम भी है, लेकिन राम का जो फैक्ट्री है ना वो बंद है। बचपन से लोगों ने ताला लगा रखा है, ये फैक्ट्री खुला ही नहीं, इसमें जंग लग रहा है। आप अपने राम को जगाइए, राम को आदेशित करिए, नहीं आरसीएम मेरे लिए आया है, मैं भी स्टार रूबी बनूंगा, मैं भी रूबी बनूंगा, मैं भी राकेश शर्मा जी जैसा सफायर बनूंगा। अब जैसे ही राम ने आदेश जारी किया अपने सारे एम्प्लॉय को, कारण ढूंढो मैं क्यों कर लूंगा इस काम को, तो बहुत सारे एम्प्लॉय उसके अंडर में है जो सब छुट्टी पे हैं, सब आ जाएंगे, खटाखट ड्यूटी पे लग जाएंगे। अब कारण ढूंढ के लाएगा, अरे राकेश शर्मा जी थोड़ी पहले से बोलना आता था, पहले पुराना इनका पिक्चर देखिए, जब आरसीएम में नहीं थे तब की पिक्चर देखिए, डी कुमार की तब की पिक्चर देखिए जब आरसीएम नहीं करता था, सुरेश यादव जी की तब की पिक्चर देखिए जब आरसीएम नहीं करते थे, डीके सिंह की तब की पिक्चर देखिए जब आरसीएम नहीं करते, सब आप ही के जैसे लगते थे। कोई अलग नहीं दिखता था। लेकिन सीख सीख के आरसीएम में मीटिंग अटेंड कर करके, अपने सीनियर के संपर्क में रह रह के, उनके संगत में रह रह के इनकी रंगत बदली है। तो जब ये सीख सकते हैं, हर दिन आ सकते हैं माहौल में, अपने आप को ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं भाई, हम इनसे कमजोर थोड़ी है। किस क्षेत्र में कमजोर है आप मेरे को बताओ ना भैया। मैं तो सोच रहा था कि यार हमारे ग्रेट अप्लाई सुजीत कुमार सिंह, मात्र 22 साल उनकी उम्र थी जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं 31 साल का था। उनके पास साइकिल थी, मेरे पास बैंक की नौकरी थी। उनको टिकट के लिए पैसे मांगने पड़ते थे, अपने चाचा जी से पैसा लेते थे तब जाते थे, बाबूजी तो घर से निकाल ही दिया। मुझे किसी से टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते थे, क्योंकि मैं बैंक की नौकरी करता था, मैं पैसा कमाता था। तो जब हम कारण ढूंढने लगे कि यार मैं क्यों कर सकता हूं, इतने सारे कारण आ गए, मैं कहा यस, मेरे को तो स्टार भी जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर मैंने अपने रावण को सुनना बंद कर दिया। जिस फैक्ट्री में निगेटिविटी थी उस फैक्ट्री को ताला मार दिया, और जितने एम्प्लॉय थे मैं कहा कि बेटा अब जाओ, तुमने बहुत राज किया मेरे ऊपर, अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है, सबकी छुट्टी कर दी, फैक्ट्री में ताला लगा दिया। और राम वाली जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री को जगा दिया, ऐसा जगाया, ऐसा जगाया कि आज उस राम ने मेरे को स्टार रूबी बना दिया। वो सारा खेल अपने मस्तिष्क में है दोस्तों। जिसने खुद को जीत लिया, बीसी सर कहते हैं ना, जिसने मण भूमि में लड़ लड़ के अपने आप को जीत लिया, वो रणभूमि को जीत लिया। और जो मण भूमि में हार गया उसको तो कोई जीता ही नहीं सकता। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, मिशन सितंबर, ये अगला 5 दिन 6 दिन इतना इंपॉर्टेंट है ना। कई बार आपके मस्तिष्क में विचार आएंगे कि यार मेरे बस का रोग नहीं है, यार ये टारगेट नहीं पूरा होगा, करंट बिजनेस देखेंगे आपकी करंट गायब हो जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ करंट बिजनेस देखोगे करंट गायब हो जाएगी। अगर जीतना है तो पहले करंट बिजनेस देखना बंद करो। यार हम रोज सुबह उठेंगे बिजनेस देखेंगे, हर घंटे बिजनेस देखते हैं। मेरे कई लड़के बोलते हैं सर मैं बिजनेस देखे बगैर रह ही नहीं सकता। मैंने क्यों देखते हो यार? अंधा जोर आपने सुना है? सतीश पंडित जी बोलते हैं अंधा जोर। आरसीएम में अंधा जोर चाहिए। अंधा होके काम करने वाले लोग यहाँ पे सफल होते हैं। हम लोगों के टाइम में ये ऐप था ही नहीं। पूछिए राकेश शर्मा जी से, ऐप था? नहीं था। प्रमोद गुलाटी जी से पूछिए, ऐप था? नहीं था। क्या था उस समय? उस समय अपलाइन कह देते थे कि बेटा तेरी रॉयल्टी मेरे को दिख रही है। तो हम लोग को दिखती नहीं थी लेकिन बोलते थे सर हमारी भी दिख रही है। धर्मेंद्र तुम्हारा स्टार पल दिख रहा है सर, मेरे को भी दिख रहा है। दिखता नहीं था। निकलते थे, मीटिंगें करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, पेट्रोल फूकते थे, पसीना बहाते थे, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती। 1 तारीख को एक भी ज्वाइनिंग नहीं, 2 तारीख एक भी ज्वाइनिंग नहीं, 5 तारीख एक भी ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग का बिजनेस था, परचेजिंग तो कुछ था ही नहीं। उस समय परचेजिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं था। 10 तारीख तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं भाई।
लड़कों से बात कर रहा हूँ फील्ड में, अपने सारे सीनियर्स जो हमारे टेक्निकल थे या जो भी हमारे उस समय साथ में काम कर रहे थे, दरोगा सिंह से पूछे थे, सर कितनी आईडी आई? सर अभी तक एक भी नहीं आई। कोई बात नहीं, लगे रहो, आएगी। 15 तारीख एक भी ज्वाइनिंग नहीं, 20 तारीख एक भी ज्वाइनिंग नहीं, 21 तारीख एक भी ज्वाइनिंग नहीं। जिससे बात कर रहा हूँ सब के सब लगे, हिल जाता था दिमाग। अरे यार इस बार लगता है जीरो जाएगा क्या? लेकिन अंदर में वही राम इतना एक्टिव था ना, राम कहता था नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जोर लगाओ। लड़ते रहते थे। पता चला कि 28 तारीख 29 30 जाते जाते कोई 10 फार्म, कोई 20 फार्म, कोई 50 फार्म, कोई 60 फार्म, 70 फार्म इकट्ठा किए। 700 फॉर्म पहले फॉर्म होता था, भेजते थे हम लोग कंपनी, 700 ज्वाइनिंग आ गई। अब कल्पना कीजिए अगर उस जमाने में ऐप होता, 1 तारीख को बिजनेस क्या दिखा था? 0, 2 तारीख 0, 5 तारीख 0, भाई परचेजिंग तो था ही नहीं, ज्वाइनिंग का ही बिजनेस होता था। 10 तारीख 0, 12 तारीख 0, 15 तारीख 0, 20 तारीख 0। क्या होता रे सांबा? गुलाटी सर मुस्कुरा रहे। सर एक भी हम लोग खड़े नहीं हो पाते, न गुलाटी सर रहते, न राकेश सर रहते, न डी कुमार सर रहते, और मैं तो बोलता हूँ सुरेंद्र सर भी नहीं रहते। अरे जीरो देख देख के कौन हीरो बनता यारो, और कब तक हीरो बनता मेरे भाई, कितने दिनों तक हीरो बनता? हम लोगों ने जीरो में काम किया है भाई, क्या बताना चाहता हूँ, अंधा जोर लगाते थे। हमें 30 तारीख को बिजनेस क्या होता था उसको दिखाया जाता था। विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखो उसको, उस घटना को देखो जो 30 तारीख को घटने वाली है। उस बिजनेस को देखो जो 30 तारीख को होने वाली है। और वही देख देख के हम लोग उसी दुनिया में जीते थे, इतना एक्साइटेड रहते थे, इतना एनर्जेटिक रहते थे, काम करते थे फील्ड में, और हो जाता था भाई। ये जब से ऐप आया है ना, एक भी डायमंड नहीं निकला। जब से ऐप आया है ना, एक भी स्टार रूबी बहुत कम निकल रहे हैं। मैं बोलता हूँ ऐप नहीं है, ये ऐप है। और जब से ऐप आया है लोगों को नकारा बना दिया है, बेकार बना दिया है, कमजोर बना दिया। देखो मैं सिस्टम का खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं टीसीजी के खिलाफ बोलूं, लेकिन कहते ना कि चक्कू से गर्दन भी कटते हैं और चक्कू से सब्जी भी कटती है। अब चक्कू का इस्तेमाल कैसे करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। वो ऐप अच्छाई के लिए भी आई है और ऐप में कमियां भी दुनिया भर की है। मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया करंट बिजनेस देखना बंद करो। अगर लड़ना है ना तो अंधा होके लड़ो, आंख बंद करके लड़ो, अपने टारगेट के लिए लड़ो। 30 तारीख को क्या क्लोजिंग होगी उसके लिए लड़ो। जिस दिन आपने उस चीज को देख लिया कि 30 तारीख को क्या होने वाला है, भाई साहब आपकी ताकत 10 गुनी बढ़ जाएगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएंगे, आपका एक्साइटमेंट हाई लेवल पे होगा, आपकी एनर्जी इतनी भयानक होगी ना कि आपको हडल्स दिखेंगे ही नहीं, आपका फोकस होगा पूरा टारगेट के ऊपर। तो साथियों यहाँ पे बड़े बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं। टाइम काफी हो गया, मैं ज्यादा समय ले लिया, सॉरी। ये मिशन सितंबर कुछ नहीं है, ऐसे फूंक देंगे उड़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मिशन सितंबर फूंक देंगे उड़ जाएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा मीटिंग ज्वाइन कर लूं, नहीं तो हमारे यहाँ 1,000 की पैकेज है और उसमें एक बार जो आदमी छूट जाता है फिर होस्ती क्यों ना हो, उसको भी छूट जाना पड़ता है। हाँ तो मैं ये जुड़ गया हूँ। आज हमारे गड़बड़ हो जाता है ना, चलाते रहिए। तो मैं बात कर रहा था साथियों कि जिंदगी में हार शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दो। आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, आप कामयाब होने के लिए पैदा हुए हो। इस मिशन सितंबर में आज यहाँ से कसम खा के जाइए कि चाहे प्रलय आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बवंडर आ जाए, लेकिन सितंबर के सिकंदर तो हम ही होंगे। सोचिए ना, सोचने में पैसा लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेटा जिस काम में पैसा ना लगो खूब करो, खूब सोचिए कि सितंबर का सिकंदर हम है भाई, मैं बोल रहा हूँ हम है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सिकंदर बनने में। सोचने में पैसा लगता है यार। और बोलो ना, बोलने से डरते क्यों? जो डर गया वो तो साला पहले ही मर गया यार। मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बाबूजी मेरे एक ही चीज सिखाते थे, बेटा जिंदगी में डरना मत, गलत काम करना मत, और अच्छे काम करने में डरना मत। छप्पर फाड़ के काम करना, कामयाबी कदम चूमेगी। वो खुदा, गॉड, अल्लाह, सब ईश्वर सब तुम्हारे साथ होगा। तो ये सितंबर को फतह करके दिखाइए।
और मैं चाहता हूं कि सितंबर में सारे लोगों का पिन चेंज हो। यहाँ पे जितने भी हैं गोल्ड है वो स्टार गोल्ड करें, प्लेटिनम करें, स्टार प्लेटिनम करें, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड करें। हर आदमी कदम बढ़ाइए आगे। आप जीतेंगे ना तो हम जीतेंगे। और आप जीत करके जब हमें फोन करेंगे और मैसेज आएगा मेरे पास ना कि सर उस दिन जो आपने मीटिंग लिया था ना, उस मीटिंग ने हमारी कामयाबी में एक मील का पत्थर साबित हुआ, तो शायद मुझे आज यहाँ आना सफल होगा। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी में ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डीके सर, बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।